नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग को लेकर एक तीखी टिप्पणी की है। मनोज झा ने कहा कि बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त जैसी हालत हो जाएगी। इस पर बिहार की सियासत गर्मा गई। वहीं एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की है। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी कर रहे हैं। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर सियासी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में दिन पर दिन सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान पर बवाल मच गया है। शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ तीखी टिप्पणी की और नसीहत दी कि चुनाव आयोग को पहले के आयुक्तों को देखकर फैसला लेना चाहिए, वरना इनकी हालत बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त की तरह हो सकती है। कि माननीय चुनाव आयोग को अपने प्रेडिसेसर को देखना चाहिए, पहले चुनाव आयुक्त को, फिर फैसला लें। नहीं तो बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। दरअसल पिछले दिनों बांग्लादेश के 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था। इनके खिलाफ चुनाव में धांधली कर सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने और साजिश के तहत विपक्ष को हराने का आरोप था। अदालत में पेशी के दौरान पूर्व चुनाव आयुक्त को जूतों से भी पीटा गया था। लोगों ने जूतों की माला पहनाकर ऊपर अंडे फेंके थे। मनोज झा इसी घटना की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसका समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। आयोग एसआईआर पर दाएं बाएं झांकने के बजाय स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं बताता कि वोट की चोरी कर रहा है। इस तरह की कड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है। आरजेडी को बीजेपी और जेडीयू चेतावनी दे रहा है कि धमकाने वाली सियासत अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब जंगल राज नहीं है। और अब ये धमकाने वाली प्रवृत्ति खत्म कर लें आप। अब यहाँ राजद की जंगल राज वाली सरकार नहीं है। यहाँ पे जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की एनडीए की सरकार है। वैसे जिनका 2-2 इपिक नंबर है मांगा था, लेकिन राजद सहित अन्य कोई दल के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को अभी तक कोई नाम नहीं सुझाया है। एसआईआर के विरोध को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी टिप्पणी की। आयोग का कहना है कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता कहानी कर रहे हैं, कुछ पक्षपाती बुद्धिजीवी नैरेटिव कर रहे हैं, जबकि ऐसे लोगों की कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति बहुत कम श्रद्धा है। बिहार के सभी मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर पूरा विश्वास है, तभी तो सभी पार्टियों के एजेंट और नेताओं के साथ मिलकर पहला चरण पूरा किया गया और यही वजह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कम त्रुटि के साथ प्रकाशित हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने किसी का नाम नहीं लिया है, पर उसका इशारा किसकी ओर है ये लोग बखूबी समझ रहे हैं। पटना संवाददाता संजय कुमार, दिल्ली संवाददाता नीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर तेजस्वी यादव का जवाब सामने आया है। निर्वाचन आयोग को जवाब दिया जा चुका है, तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। पकाऊ और थकाऊ बात बोलते हैं अमित शाह। तेजस्वी यादव को गाली देने से भला होने वाला नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया। सीएम नीतीश से अनंत सिंह की मुलाकात पर भी तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा ये लोग केवल AK-47 की भाषा समझते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से एक एक करके सभी सवालों का जवाब दिया गया है। चुनाव आयोग को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया जा चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी बरसे तेजस्वी यादव। उन्होंने नकारात्मक राजनीति करने का आरोप गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया और कहा कि पकाऊ और थकाऊ भाषण उनका है, बातें बोलते रहते हैं। इसके साथ ही अनंत सिंह से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात पर उन्होंने कहा कि AK-47 की भाषा ये सभी समझते हैं। आपको बता दें कि आज ही अनंत सिंह की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी।
सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए रण सिंह पहुंचे थे। 15 मिनट तक दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। इस पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है और कहा है कि AK-47 की भाषा ये सभी समझते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर भी हमला बोला है तेजस्वी यादव में, जिसमें उन्होंने कहा कि पकाऊ और थकाऊ भाषण गृह मंत्री का रहा। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। और आके एक ही पकाऊ थकाऊ बात बोलते हैं। बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी खत्म करने के बारे में बात करें, इसके बारे में तो कोई बात नहीं करना। दिन भर लालू जी को या तेजस्वी को गाली देने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। केवल जो है नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक राजनीति करते रहे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लगातार मुलाकात बाहुबलियों से करें। देखिए, हम इन लोगों पे कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों के बातों पर, इन लोगों के नाकाम के लोग हैं। ये लोग केवल जो है AK-47 की भाषा समझते हैं और AK-47 घर में मिलता है, वही सरकार घर में पकड़ती है और वही सरकार छुड़वाती है। सब चला गया है, भेज दिया गया है, वैसे न्यूज बनाने से नहीं चलेगा। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के दावे भ्रामक हैं। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसा है तो कांग्रेस के नेता ईसी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने लंबे चौड़े प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा था। एक दिन के अंदर निर्वाचन आयोग ने फैक्ट चेक करके राहुल गांधी के दावों को गुमराह करने वाला और भ्रामक बता दिया। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिना सबूत राहुल गांधी धमका रहे हैं। संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत है। संवैधानिक संस्थाओं को बिना प्रमाण के नष्ट करने का प्रयास। जबकि बीजेपी के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करानी चाहिए, न कि संसद की कार्यवाही को बाधित करना चाहिए। सवाल खड़ा करना ही इनका मकसद है, कोई समाधान करना मकसद इनका नहीं है। मुद्दा बनाना चाहते हैं सिर्फ जनता के बीच में। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं के तंज पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल ने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाया है। बीजेपी के लोग इतने बेचैन क्यों हैं? राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन का ही प्रपत्र जारी किया है, तो एफिडेविट किस बात की? अच्छा, आरोप लगाया है, सच्चाई बयान की है चुनाव आयोग के खिलाफ, बोल भाजपा रही। ये मतलब चोर चोर मौसरे भाई। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो 2018 में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका अस्वीकार कर दी थी। अब 2025 में वही चाल चली गई है, जिसका कोर्ट में टिकना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और महिला मतदाताओं को साधने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। बिहार में महिला वोटर क्यों है खास? क्या किंग मेकर महिलाएं इस बार भी गेम चेंजर बन सकती हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर राजनीतिक दल एक खास वोट बैंक को साधने की कवायद में है। इस जुगत में हर किसी की पहली पसंद है महिला वोटर, जो पिछले कुछ चुनावों में किंग मेकर बनकर उभरी हैं। यानी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में है। चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने में महिला मतदाता काफी अहम भूमिका निभा रही हैं। बिहार चुनाव में भी सियासी दल इसी मजबूत जमाधार को अपने पाले में लाने के लिए भरकस कोशिश में जुटे हैं। तो वाकई में महिला मतदाता बढ़ी है और इस बार की जो मातृशक्ति है, इस बार इन्होंने ठाना है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इन वोटर के मामले में महिलाएं हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। वोट के दिन आप देख लीजिएगा, महिलाएं कहती हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। वोटिंग ट्रेंड पर गौर करें तो साल 2020 में पिछले चुनाव के दौरान
54% पुरुषों ने वोट किया, जबकि 60% महिलाओं ने वोट डाला, यानी 6% महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। महिलाएं पहले इतनी बड़ी गेम चेंजर नहीं थी। साल 1962 के चुनाव में 55% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि मात्र 32% महिलाओं ने ही वोट डाला, यानी 23% पुरुष ज्यादा वोट करते थे। जिस साल लालू राबड़ी को सीएम नीतीश ने सत्ता की ताकत से बेदखल किया, इस साल 2005 में 50% पुरुषों ने वोट किया था, जबकि 43% महिलाओं ने ही वोट डाला था, यानी तब भी 7% पुरुष ज्यादा थे। क्योंकि जब नरसंहार, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार होता था तो सबसे ज्यादा आंसू, रुदन हमारी माता बहनों का होता था। आज वह सुरक्षित है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद साल दर साल महिलाएं ज्यादा ताकतवर हुईं। आर्थिक और सामाजिक तौर पर महिलाएं काफी सशक्त हुईं। उन्होंने बाद के चुनावों में यह साबित कर दिया कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, यह महिला मतदाता ही तय करेंगी। 2020 के चुनाव में 166 सीट पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। 2015 में 166 सीट पर और 2010 में 162 सीट पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोट डाले। पुलिस की हर गाड़ी पर बेटी मिलती है, स्कूल में हर विद्यालय में मिलती है। ये सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है, यही तो एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी है। यही वजह है कि बिहार चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। सीएम नीतीश सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण में डोमिसाइल लागू कर चुके हैं। वृद्धा और विधवा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर चुके हैं। तेजस्वी और राहुल गांधी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस राजनेता की रणनीति महिलाओं को सबसे ज्यादा पसंद आती है और वे बिहार में किसकी सरकार बनाती हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ चौतरफा हमला बोल रही है। पुलिस कभी हाफ एनकाउंटर में लंगड़ा बनाकर अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, तो कभी अपराध के जरिए अर्जित अकूत संपत्ति को जब्त करके अपराधियों को पंगु बना रही है। अब बिहार पुलिस अवैध हथियार निर्माता और अपराधियों को गोली सप्लाई करने वाले आर्म्स दुकानदारों पर एक्शन लेने जा रही है। क्या है बिहार पुलिस का एक्शन प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। शॉप्स हैं जो कार्यरत है, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एमुनिशन के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है। सुना आपने डीजीपी के सनसनीखेज खुलासे को। बिहार के डीजीपी के मुताबिक बिहार में अपराधियों को गोली की सप्लाई आर्म्स दुकानदार कर रहे हैं। बिहार पुलिस को इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं। अब ऐसे आर्म्स दुकान पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। अब अगर आर्म्स दुकानदार गोली का हिसाब किताब नहीं देंगे तो पुलिस लाइसेंस रद्द कर देगी। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे। यही नहीं, बिहार पुलिस हर दिन मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा कर रही है। मिनी गन फैक्ट्री का धंधा पहले मुंगेर तक सीमित था, लेकिन अब अलग अलग जिले में हथियार का कारोबार फल फूल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। प्रतिदिन कहीं न कहीं मिनी गन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनी गन फैक्ट्रीज काफी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनी गन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। बिहार पुलिस ने हाल के दिनों में कई मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और हथियार के साथ गोलियों की बरामदगी की है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2 AK-47, 1 इंसास, 1 कार्बाइन, 3 SLR, 5 राइफल, 175 पिस्टल और कट्टा, 52 अर्धनिर्मित हथियार, 82 मैगजीन,
7,688 कारतूस जब्त, 130 खाली खोखा गोली जब्त, 8 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बिहार पुलिस लगातार एक्शन में है। बिहार पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध का ग्राफ नीचे जा रहा है। अब पुलिस ने अवैध हथियार निर्माता के साथ आर्म्स दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अपराधी इन्हीं आर्म्स दुकानदारों से गोली लेते हैं और हत्या लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। वहीं बिहार में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात भयावह बन चुके हैं। नदियां उफान पर है और लोगों की जिंदगी खतरे में। किसानों की मेहनत और आशियाना सब कुछ पानी में डूब चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। पटना में गंगा नदी उफान पर है। दीघा घाट सहित सभी जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर गंगा बह रही है। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दीघा घाट की, यहाँ पे देखिए किस कदर गंगा का पानी बढ़ा है, जिसके कारण दियारा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। और तस्वीरें जरा देखिए कि नाव से किस कदर लोग जो हैं वो दूसरे किनारे पर घर से निकल करके बाहर आए हैं। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा नदी उफान पर है। नदियों के उफान से बक्सर मोहनिया स्टेट हाईवे जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने नावों का परिचालन शुरू कर दिया है। गंगा ने जिले के 5 प्रखंडों के 3 दर्जन से अधिक गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। किसानों की मेहनत और मवेशी का चारा सब कुछ पानी में डूब गया है। निकल है पैसे खाते नहीं था हटोले बन जा खान के अथुसरा में से तो अब के आवे जाए खातिर अपना के सीढ़ी ला के कैसे पानी पात ले आवे खातिर नीचे में का स्थिति बा डूब गइल बा नीचे। तो यही तरह दिक्कत बा, यही तरह निकलत बैठत बानी जा, चाहे कैसा रही जाए, अब का करे के बा। हमन के कुछ साधन नहीं मिलत, यही में मर जाए चाहे जी ही जाए, चाहे मर जाए चाहे जी जाए। यही में है डूबल बा, सीढ़िया में उतरता जाता पवर के जाए चाहे डूब जाए चाहे मर जाए। भागलपुर में लगातार बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। सुल्तानगंज में गंगा खतरे के निशान से तकरीबन 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का पानी निचले इलाकों में तेजी से फैलने लगा है। गोपालपुर प्रखंड का तिनटंगा पूरी तरह कटाव की चपेट में आ चुका है। हालात पूरी तरह भयावह हो चुके हैं। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज सहित शहर के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। विश्वविद्यालय कैंपस में नाव चलने लगी है। भागलपुर में जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए 20 राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां रहने की व्यवस्था के साथ साथ कम्युनिटी किचन, मेडिकल की सुविधा के साथ पशुओं के लिए चारा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भागलपुर में बाढ़ से स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। खासकर निचला इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित जो है आप देख सकते हैं कि अभी टीएनवी कॉलेज स्कूल में हम हैं। यहाँ बाढ़ राहत कैंप लगाया गया है। खुद जिलाधिकारी जो है अधिकारियों के साथ जो है लगातार बाढ़ को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुपौल में किशनपुर प्रखंड में कोसी नदी का कटाव तेज हो गया है। पिछले 15 दिन से जारी इस कटाव में अब तक करीब 20 से 25 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। लखीसराय में भी बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बढ़ैया प्रखंड का टाल और नगर परिषद के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं। लोगों ने अपना आशियाना छोड़कर दूसरे जगहों पर शरण ले ली है। नगर परिषद के खुशहाल टोला, बीएनएम और कॉलेज गंगा घाट वाली सड़क पर बाढ़ का पानी आ चुका है। बिहार में बाढ़ से हालात भयावह बन चुके हैं। नदियों में उफान के बाद लोगों की जान आफत में है। निचले इलाकों में तबाही और बर्बादी से लोग सहमे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आपको बड़ी खबर भागलपुर से बताते हैं, जहां गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे कई इलाकों में स्थिति भयावह हो चुकी है।
गोपालपुर प्रखंड का तिनटंगा कटाव की चपेट में आ चुका है। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर प्रखंड में गंगा नदी के कटाव से स्थिति काफी गंभीर है। तिनटंगा के झल्लू दास टोला और ज्ञानी दास टोला में तेज कटाव शुरू हो गया है। ज्ञानी दास टोला में जल मीनार कटाव की भेंट चढ़ गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी बह चुका है। कटाव को लेकर लोगों के बीच दहशत है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर पटना से बताते हैं। पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शूटर रुद्रा पांडे गिरफ्तार कर लिया गया है। हथियार सप्लाई करने वाला राजेश यादव भी गिरफ्तार हो गया है। 5 में से 4 शूटर की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की 17 जुलाई को हत्या हुई थी। पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई थी। रुद्रा पांडे और राजेश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ये भी बताया कि शेरू सिंह के कहने पर रेकी भी की गई थी। इसमें जो शूटिंग में शामिल जो व्यक्ति थे विजयकांत पांडे उर्फ रुद्रा पांडे उर्फ धन्नू, जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनके अतिरिक्त एक राजेश यादव जो थाना सिमरी जिला बक्सर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। रुद्रा पांडे शूटिंग में शामिल थे और इनके द्वारा अपने इस घटना में सम्मिलित को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त राजेश यादव ये हथियार सप्लाई करने में सम्मिलित थे और इनके द्वारा ही हथियार दिलाया गया था। हथियार देने के पहले ये लोग के द्वारा रेकी की गई थी विभिन्न जगहों पर जाकर। बड़ी खबर आपको सुपौल से बताते हैं, जहां सुपौल जिले के भपटियाही थाना इलाके में अपराधियों ने मुरली पंचायत के सरपंच के बेटे श्रीराम यादव के सिर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल श्रीराम को स्थानीय निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस इस घटना को आपसी विवाद या पुरानी रंजिश से जुड़ा मामला मानकर जांच कर रही है। इंजरी केस था, उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, गारंटिंग में थी, तो हम लोगों ने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ही हायर सेंटर पे एम्बुलेंस प्रोवाइड करके इमीडिएट तुरंत ही उनको भेज दिया। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां हरदा बाजार रेड लाइट एरिया में छापेमारी की गई है और पुलिस की इस छापेमारी से हड़कंप मच गया। 5 महिला सहित 14 लोग गिरफ्तार किए गए। 3 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया है। नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जाता था। सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, हरदा बाजार में रेड लाइट एरिया में रेड किया गया, जहां पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। हरदा बाजार से कुल 14 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 9 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। वहां से 3 माइनर बच्ची जो हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया और उनको शेल्टर होम में हम लोगों ने अभी रखा है। पूछने पर और इनसे पूछताछ के क्रम में सामने आया कि इसमें जो शंभू आलम है, ये पूर्व में भी इस चीज़ में संलिप्त थे, देह व्यापार करवाने में। और अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। सीएम नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाई। सीएम आवास पर धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया। रक्षाबंधन पर सीएम नीतीश कुमार ने पेड़ों को भी राखी बांधी है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन पूरे देश में खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार ने भी बड़े धूमधाम से रक्षाबंधन को मनाया। एक अन्य मार्ग यानी बिहार के मुख्यमंत्री आवास में सीएम नीतीश कुमार ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई। सीएम नीतीश को उनकी बहन ने तिलक लगाया और फिर कलाई पर राखी बांधने के बाद बर्फी खिलाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके बेटे निशांत कुमार ने भी रक्षाबंधन का त्योहार अपनी बहनों के साथ सेलिब्रेट किया। निशांत ने कजन सिस्टर से राखी बंधवाई, क्योंकि निशांत सीएम नीतीश के इकलौती संतान हैं। इसलिए विभा सिंह, ज्योत्सना कुमारी और सुनीता कुमारी ने अपने भाई निशांत को राखी बांधकर मिठाई खिलाई।
रक्षाबंधन के मौके पर शनिवार सुबह सवेरे सीएम नीतीश की बहनें मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई थीं। परिवार के बीच सीएम हाउस में एकदम खुशनुमा माहौल था। इस दौरान फोटो सेशन भी हुआ। सीएम नीतीश और निशांत ने अपनी बहनों के साथ फोटो भी खिंचवाई। उसके बाद सीएम हर साल की तरह पटना के इको पार्क पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कई मंत्रियों के साथ सीएम नीतीश ने पेड़ को राखी बांधी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा निभाते हैं। सीएम नीतीश का मानना है कि रक्षाबंधन पर जैसे हम अपने भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं, वैसे ही हमें धरती के जीवनदायी वृक्षों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी सांसें। इसलिए पेड़ की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली बच्चों ने पीएम मोदी की कलाई पर राखी बांधी है। पीएम मोदी को राखी बांधने के लिए स्कूल से छात्राएं आई थी। इस दौरान पीएम मोदी छोटी बच्चियों के साथ हंसी मजाक करते भी दिखे। पीएम मोदी ने राखी बांधने आई छोटी बच्चियों को गले लगाकर प्यार और दुलार किया। प्रधानमंत्री ने स्कूल छात्रों से राखी बंधवाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। राखी बांधने आई छात्राओं से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। पीएमसीएच के मेडिसिन विभाग को भी आज से नया बिल्डिंग मिल गया है। वर्ल्ड क्लास अस्पताल के 7वें तल्ले पर रक्षाबंधन के अवसर पर मेडिसिन विभाग का उद्घाटन किया गया। तो इस मौके पर सभी चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में चिकित्सकों से बात की है संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच अब बदलने लगा है। यानी 1050 बेड के उद्घाटन के बाद अब जो वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग है उसमें लगातार शिफ्टिंग का काम जारी है। यानी हर 4 से 5 दिनों के बीच एक नया वार्ड जो है शिफ्ट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आज रक्षाबंधन के अवसर पर मेडिसिन डिपार्टमेंट का भी उद्घाटन कर दिया गया है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं और पीजी डॉक्टर्स हैं, देख सकते हैं इस वक्त मौजूद हैं। अब तो कॉर्पोरेट अस्पताल बन गया। एक्चुअली 3 मई को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया। उसके बाद 11 डिपार्टमेंट ओपीडी हमने इसमें शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले हमने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का भी यहाँ पर शुभारंभ कर दिया था। और आज रक्षाबंधन के दिन हमने जो है सो मेडिसिन डिपार्टमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। ये तो नए युग की शुरुआत है जो कभी सोचा नहीं था। हम लोगों ने माननीय हमारे दूरदर्शी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम लोग एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड में झारखंड की खबरें। शुरुआत हेडलाइन से।